हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, आज मैं फिर से तुमको सुनाने वाली हूँ 3 रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़। हाँ, मैं फिर से पैरानॉर्मल स्टोरीज़ लेके आ गई हूँ। एंड अपना स्नैक्स वगैरह तुम कर लो रेडी और अपनी रूम की लाइट्स कर दो ऑफ। और हाँ, ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है ये लिखी है मिली ने। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था जब मिली की मम्मा बहुत छोटी थी और उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। एंड हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब मिली की मम्मा छोटी थी उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। हम उनका नाम रख देते हैं, मिली की मम्मा का नाम रखते हैं हम रिया, एंड उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम रखते हैं हम मिष्टी। और मिली की मम्मा के जो फादर थे, मतलब मिली के दादाजी, वो थे पुलिस में। ठीक है, आई होप तुमको क्लियर हो गया हो बैकग्राउंड। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। okay? तो जो रिया थी वो जब छोटी थी उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी मिष्टी, और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हमेशा एक साथ खेलते थे, खाना खाते थे, घूमते थे, जैसे बचपन में सब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सब नॉर्मली वैसा ही था। तो एक बार क्या होता है, जब रिया के फादर मतलब मिली के दादाजी जब ड्यूटी से घर वापस आ रहे होते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि रिया के फादर थे पुलिस में, तो नॉर्मली वो नाइट शिफ्ट अपनी करके घर घर वापस आ रहे थे। 1 डेढ़ बज चुके थे रात के। और जैसे वो अपने घर की तरफ आ रहे थे तो वो देखते हैं कि जो मिष्टी है, मतलब रिया की जो बेस्ट फ्रेंड है, वो रास्ते में अचानक से आ गई है उनके सामने। और आके अजीब सी हरकतें कर रही है, मतलब उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, उनके सामने से हट ही नहीं रही है। और जो मिष्टी है उसने बहुत अजीब सा मतलब ड्रेस पहना हुआ है, जैसे बहुत फटे हुए कपड़े पहने उसने। और कहीं कहीं से वो जो ड्रेस है वो जली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ देख के ना जो रिया के फादर है वो थोड़ा वियर्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, उनको अजीब सा लगता है ये कैसी हरकतें कर रही है लड़की। तो वो उसको बोलते हैं कि तूने कैसा ये हाल बना रखा है, अपना क्या पहन रखा है तूने, घर जाके चेंज कर, और मेरे सामने से क्यों नहीं हट रही है, हट यहाँ से। ठीक है, उसको बेसिकली बहुत डांट देते हैं। ठीक है, बहुत डांट देते हैं। वो बच्ची थी तो उनको वो कंसर्न थे उसके लिए कि इतनी रात को ये क्या कर रही है अकेले सड़क पे। और उसको बोलते हैं तू सीधा घर वापस जा, और घर वापस जाके ये जो तूने अपना हाल बना रखा है ये सही कर अपना। और ऐसे रात को बाहर अकेले नहीं निकलते हैं, ऐसे सड़क पे ऐसे इतनी रात को नहीं घूमते, ये सारी चीज़ें बोल के वो उसको घर भेज देते हैं। ठीक है, तो जो रिया के फादर है वो जैसे घर वापस आते हैं ना, ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ ये अपनी वाइफ से शेयर करते हैं कि पता है तुमको कि ये जो मिष्टी है ये मेरे रास्ते के सामने आ गई थी और मेरा रास्ता रोक रही थी, और उसने ऐसी अजीब सा अपना मतलब हुलिया बना रखा था, कैसे जले हुए कपड़े पहने थे, और अजीब सा मतलब उसने अपना मतलब हाल बना के रखा था और ऐसी हरकतें कर रही थी। मैंने तो उसको डांट के अपने उसके घर भगा दिया। मैं तो डर गया था कि इतनी रात को ये बच्ची बीच सड़क में क्या कर रही है। ठीक है, तो मैंने उसको डांट फटकार के घर भेज दिया। तो जो ये रिया की मम्मी है वो थोड़ा मतलब शॉक में ये सारी चीज़ें सुन रही होती है, मतलब वो प्रोसेस कर रही होती है कि क्या सुन रही है अपने हस्बैंड के मुंह से वो। और वो अचानक से तब बोल पड़ती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? है ये जो बच्ची जो मिष्टी है, इसकी सुबह ही आग में जलने से मौत हो चुकी है, शी इज़ नो मोर। तो जो मिष्टी के फादर है वो तो मतलब उस टाइम पे शॉक में होते हैं ये सुनने के बाद कि जो मिष्टी है वो अब नहीं रही, उसकी तो सुबह ही मतलब मौत हो चुकी है जलने के कारण। तभी उनको क्लिक होता है कि उस मतलब मिष्टी ने ऐसे ही ड्रेस क्यों पहन रखी थी, उसकी ड्रेस जगह जगह से क्यों जली हुई थी, क्योंकि उसकी आग में जलने से ही मौत हो गई थी सुबह ही। सो गाइज, ये थी मिली की मम्मा की स्टोरी जो मिली ने लिखी है। मेरे को ये स्टोरी पढ़ने के बाद लिटरली गूज बम्स आ गए। एनीवेज गाइज, हम अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी पे। सो गाइज, हमारी जो ये सेकंड स्टोरी है ये है अमित की। अमित एक्चुअली एयरपोर्ट पे जॉब करते थे। बेसिकली वो केबिन क्रू में थे और उनका नॉर्मल डे ही चल रहा था ड्यूटी का। ठीक है, नॉर्मल डे था बिल्कुल, वो अपना काम वाम कर रहे थे। एंड अचानक से अमित को सुनाई देती है रोने की आवाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। और वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती है कि कौन रो रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब कोई औरत रो रही होती है। तो वो ना देखते हैं कि एस्केलेटर के साइड पे ना एक औरत बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और उनकी रोने की आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, मतलब वो हेल्प मांग रही है और पेन में रो रही है, ऐसा उसको फील होता है। तो वो उस औरत के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैम आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको। वो बेसिकली पूछता है कि उनको कोई हेल्प चाहिए या नहीं। तो वो जो औरत है वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे हस्बैंड के पास जाना है, आप मेरे हस्बैंड को बस बुला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो पूछता है, उनका नाम पूछता है, और वो पूछता है आपके हस्बैंड कहाँ पे है। तो वो बताती है कि इस जगह पे वो खड़े हैं, आप जाओ उनको बुला के लेके आओ, और मेरा नाम ये है। वो अपना नाम बताती है उसको। तो वो जाता है और उस आदमी से वो पूछता है कि क्या आपका नाम
मतलब वो नाम बताती है, मतलब अपने हस्बैंड का और अपना। तो वो उनसे नाम पूछता है, अमित उस आदमी से उनका नाम पूछता है और वो पूछता है कि आपकी वाइफ का नाम ये है क्या? मतलब वो बता देती है अपना नाम। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है हाँ मेरी वाइफ का नाम है। तो अमित बोलता है तब कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही है, वो एस्केलेटर के पास बैठी है और वो आपको बुला रही है, आप फटाफट से जाओ देखो उनको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो वो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब हैरानी से ना अमित की तरफ देख रहा होता है कि ये क्या बात कर रहा है ये मतलब आदमी। तो जो अमित है वो बोलता है आप प्लीज़ जल्दी जाओ, वो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक कर रही है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो तब वो आदमी अचानक से फिर बोलना स्टार्ट करता है कि आप क्या बात कर रहे हो? मतलब तो अमित बोलता है कि आपको अभी तो मैंने बताया कि आपकी वाइफ़ बहुत रो रही है। तो वो आदमी तब बोलता है कि मेरी वाइफ़ को गुज़रे 2 दिन हो चुके हैं और मैं उसकी बॉडी एक दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लेके आ रहा हूँ ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार एंड सब रिचुअल वगैरह कर सकूँ। तो जो अमित है वो उस टाइम पे बिल्कुल मतलब फ्रीज़ हो जाता है कि वो क्या सुन रहा है, और अभी तो वो उसकी वाइफ़ को देख के आया। तो जो वो आदमी है वो बोलता है कि आपने शायद गलत सुन लिया होगा, कोई और होगी, आपको शायद कोई कन्फ्यूज़न हो गई होगी। तो जो अमित है वो बोलता है कि आपके पास कोई आपकी वाइफ़ की फ़ोटो वगैरह कुछ है क्या? तो जो आदमी है वो अपना वॉलेट निकालता है, वो दिखाता है अमित को कि हाँ, मेरी वाइफ़ ये है, ठीक है? तो अमित जब वो फ़ोटो देखता है गाइज़, उसकी तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। वो तो बिल्कुल ही मतलब ठंडा पड़ जाता है डर के मारे कि भाई ये क्या देख रहा है ये? उसने उसी औरत को एस्केलेटर के नीचे रोता हुआ देखा था, और वो जब वो फ़ोटो देखता है, वो तो बिल्कुल शॉक में होता है और वो बोलता है तब मैंने इसी औरत को ही वहाँ पे देखा था। एंड वो जो आदमी है, जो उस औरत का हस्बैंड होता है, वो भी बिल्कुल शॉक में होता है कि अमित क्या बात कर रहा है। एंड ये थी गाइज़ अमित की रियल पैरानॉर्मल स्टोरी। एंड गाइज़ लिटरली ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ मैंने पढ़ी है ना ऑनलाइन, मेरा तो मतलब दिमाग घूम गया पढ़ने के बाद ये सारी स्टोरीज़ कि ऐसा भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सो गाइज़ ये थी हमारी सेकंड स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टोरी की तरफ। और गाइज़ हमारी जो ये थर्ड स्टोरी है, ये है सैम की। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद गाइज़ मुझे डर तो लगा, बट गाइज़ मैं पढ़ते-पढ़ते इतनी बार हँस पड़ी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक्चुअली सैम ने ये स्टोरी लिखते वक़्त इतनी गालियाँ लिखी है, मतलब तुमको पता चलेगा उसकी गालियों को ही मतलब देख के मुझे लग गया कि इस इंसान को कितना ज़्यादा ट्रॉमा है उस इंसिडेंट का। सो एनीवेज़ तुमको ये सुनने के बाद, मतलब ये स्टोरी सुनने के बाद तुमको भी पता चल जाएगा कि क्यों सैम इतनी गालियाँ लिख रहा था अपनी स्टोरी में। एनीवेज़ गाइज़ हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी तब की है जब सैम 5 साल का था और उस दिन उसका बर्थडे था, और सैम के मम्मी-पापा डिसाइड करते हैं कि उसके लिए एक बहुत प्यारी-सी बर्थडे पार्टी रखेंगे, ठीक है? तो अब वो सबको इनवाइट करते हैं, सब आते हैं, सैम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। सैम भी बहुत एन्जॉय करता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स आ रखे होते हैं एंड सब बहुत सारे गेस्ट आ रखे होते हैं, तो वो बहुत एन्जॉय करता है। और आफ्टर बर्थडे पार्टी छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, छोटे क्या हम मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अभी भी सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है बर्थडे के बाद? गिफ्ट्स अनरैप करना, राइट? तो अब जो सैम है वो अपने गिफ्ट्स अनरैप कर रहा होता है, वो सारे गिफ्ट्स के बीच में बैठ जाता है एंड वो सारे गिफ्ट्स को अनरैप कर रहा होता है। तो अब वो जैसे ही 2-3 गिफ्ट्स अपने खोलता है और उसको उसमें सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं, ठीक है? और उसका फ़ेवरेट सॉफ्ट टॉय है बचपन का, सैम ने लिखा है उसको एक अ, पपी मिला था, मतलब छोटा-सा एक सॉफ्ट टॉय मिला था पपी का, और वो उसके बचपन का फ़ेवरेट सॉफ्ट टॉय था। और जैसे ही वो कुछ और गिफ्ट्स अनरैप करता है, अब उसे अचानक से एक चीज़ मिलती है गिफ्ट्स में, एंड जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो लिटरली उस चीज़ को देखकर डर जाता है, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली उसे क्या मिला था वो तुम सुनो। किसी महान व्यक्ति ने डिसाइड किया था कि एक इतने से बच्चे को एक क्लाउन, डरावना सा क्लाउन गिफ्ट करेंगे। और सैम ने उस क्लाउन के बारे में भी डिस्क्राइब किया है कि वो क्लाउन इतना ज़्यादा डरावना था, उसकी बॉडी पूरी रेड थी, उसका फेस बिल्कुल वाइट था, उसकी आँखें बिल्कुल ब्लैक थी और उसकी जो स्माइल थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, मतलब ईयर टू ईयर स्माइल थी, जो बहुत ज़्यादा डरावना था, ठीक है? अब वो देखने के बाद सैम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और दूसरे रूम से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो ना मतलब देखते हैं कि उनका बेटा ऐसे चिल्ला रहा है एक क्लाउन को देखकर, एक सॉफ्ट टॉय को देखकर, तो वो उसको चुप कराते हैं ऐसा-वैसा। तो सैम अचानक से ना उस सॉफ्ट टॉय को
दूर फेंक देता है, ठीक है। तो अब ना उसके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी ने तुमको इतने प्यार से गिफ्ट किया है, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी की गिफ्ट की, तो ऐसा वैसा उसको समझाते हैं। और सैम फिर भी नहीं समझता, वो रो रहा होता है उस चीज़ को देखकर, वो सॉफ्ट टॉय को देखकर, और बहुत ज़्यादा मतलब वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है उसी टाइम। तो अब क्या होता है कि जब भी सैम खेलता था अपने सॉफ्ट टॉयज़ को लेकर, और उसे जैसे ही वो क्लाउन दिख जाता था, वो लिटरली उसको लात-वात मार के फेंक देता था, वो रोना स्टार्ट कर देता था। वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गया था कि उसके सामने जैसे ही वो मतलब सॉफ्ट टॉय रख देते थे ना, वो मतलब रो-रो के पूरा पागल हो जाता था, ठीक है। अब तुम समझ गए हो कि उसको कितना ज़्यादा ट्रॉमा था उस चीज़ का। तो इसी पॉइंट पे एक्चुअली जब वो डिस्क्राइब कर रहा था उस क्लाउन के बारे में, इसी पॉइंट पे सैम ने इतनी गालियाँ लिखी है उस सॉफ्ट टॉय को, मेरी लिटरली हँसी निकल गई। उसने बहुत भयंकर गाली दी उस सॉफ्ट टॉय को। एनीवेज़, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जब भी वो सॉफ्ट टॉय को उसके पास रखते थे, सैम के पास उसके पेरेंट्स, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता था। वो लिटरली फेंक देता था उस क्लाउन को, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो टॉय। तो थक हार के ना उसके पेरेंट्स उस सॉफ्ट टॉय को दूसरे रूम में रख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी हफ्ते गुजर जाते हैं और सैम अब उस टॉय के साथ नहीं खेलता, उस क्लाउन वाले टॉय के साथ। तो आफ्टर फ्यू वीक्स अब उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ना वो अपना जो बेडरूम है वो रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं जो बेड है वो विंडो के पास सेट करेंगे, तो वो अपना बेड विंडो के पास सेट करते हैं ताकि जो सनलाइट है वो अच्छे से रूम में आए, ठीक है। विंडो के सामने से जो चीज़ें हैं वो हटा देते हैं एंड बेड को विंडो के सामने रखते हैं। और गाइस, अब वो ये भी डिसाइड करते हैं जो सैम के सॉफ्ट टॉयज़ है, वो जैसे ये विंडो देख रहे हो तुम, इसके ऊपर ना समझो अगर सारे सॉफ्ट टॉयज़ ऐसे लटका दे, ठीक है, वैसे ही वो ना सैम के सारे सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पे ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। और गाइस, उन सारे सॉफ्ट टॉयज़ में वो क्लाउन भी होता है, जिससे सैम बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो चुका था ऑलरेडी। तो गाइज़, अब जो सैम है जैसे ही बेडरूम में आता है और जैसे ही वो बेड पे सोता है, तो अब उसको ना सीधा मतलब वो सीधा देखता है कि बेड बेड के सामने ही उसके सारे टॉयज़ ऐसे लटके हुए हैं विंडो के ऊपर, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट क्लाउन। अब जैसे ही सैम उसको देखता है, सैम तो भाई वो तो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर से वो हाथ पैर ऐसे छिड़क के रोना स्टार्ट कर देता है कि इसको हटाओ यहाँ से, ये मेरे को मार देगा, ये हमेशा मेरी तरफ देखता रहता है, बहुत डराता है मेरे को, ऐसा वैसा वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और उसकी मम्मी अब थक हार के मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अब उसको मतलब थप्पड़ बजा के एकदम उसको चुप करा देती है, ठीक है। जैसे इंडियन पेरेंट्स जैसे होते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है बच्चे को डाँट के चुप करवा देना और उसको 2 थप्पड़ बजा देना, ठीक है। तो एग्ज़ैक्ट वही चीज़ उसकी मम्मा भी करती है कि अब सैम को डाँट फटकार के एकदम चुप करा देती है और बेचारा सैम, वो बच्चा था, वो रोते-रोते सो जाता है, ठीक है। वो टायर्ड हो जाता है, वो सो जाता है। अब सैम की ना बीच रात को हल्की-सी आँख खुलती है, ठीक है। जैसे उसकी हल्की-सी आँख खुलती है ना, तब उसको फ़ील होता है गाइज़, तब उसको फ़ील होता है कि उसकी जो बॉडी है, वो फ्लोट करते-करते उस क्लाउन की तरफ जा रही है। और ये जो फ़ीलिंग है ना, सैम को स्टिल ऐसा लगता है कि वो इतनी रियल थी कि वो आज तक नहीं भूल पाया है कि जैसे उसकी बॉडी उस क्लाउन की तरफ फ्लोट होते-होते जा रही थी ना, वो फ़ीलिंग वो आज तक नहीं भूल पाया है। एंड जब ये हो रहा था, तब ना सैम बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा था चिल्लाने की, बट वो ना बिल्कुल पैरालाइज़ हो चुका था। और आफ्टर थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है सडनली रात को। और उसकी मम्मा भी जग जाती है कि क्या हो गया इसको, ये ऐसे अचानक से क्यों रो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उसको देखती है उसकी मम्मा, वो भी थोड़ा मतलब कंसर्न हो जाती है कि अचानक से ऐसे रोना क्यों स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ यही बोल रहा था कि ये जो क्लाउन है ये मेरे को मार देगा, ये अपनी तरफ मेरे को बुला रहा है, मेरी बॉडी वो अपनी तरफ खींच रहा था, ऐसा वैसा वो अजीब-सी बातें ना बोलना स्टार्ट कर देता है। तब उसकी मम्मा को लगता है कि ये चीज़ तो अब सीरियस हो रही है, ये अचानक से ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है, ठीक है। उनको ये भी लगा कि शायद इसने कोई सपना देख लिया होगा, कोई नाइटमेयर इसको आया होगा तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। बट गाइस, अब जैसे ही सैम की मम्मा उस क्लाउन की तरफ उनकी नज़र जाती है, वो देखती है कि वो क्लाउन अपनी जगह पर नहीं है। वो क्लाउन उस जगह पे नहीं है जहाँ पे उस क्लाउन को उसकी मम्मा ने रखा था। और जैसे ही वो मतलब वहाँ से नज़र हटा के अपने बेड पे उनकी नज़र आती है, वो देखती है वो क्लाउन उनके बेड पे पड़ा है। लिटरली उनके बेड पे पड़ा था वो क्लाउन। और जैसे ही ये चीज़ उसकी मम्मा देखती है, तब उनको समझ आ जाता है कि ये जो चीज़ है ये कुछ नेगेटिव ही है। उनका बेटा मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी फ़ील कर रहा है, तभी ये हरकतें कर रहा है वो। तो जैसे ही ये चीज़ देखती है, वो नेक्स्ट डे उस क्लाउन को फेंक देती है। मैं अगर होती तो उसी टाइम उसको उस विंडो से बाहर लात मार के फेंक देती, बट एनीवेज़ नेक्स्ट डे वो क्लाउन को फेंक देती है। सो गाइज़, स्टिल
सैम को मतलब क्लाउन से बहुत डर लगता है। वो अभी भी क्लाउन्स को देख के मतलब गालियाँ देता है एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो चुका है बचपन में और वो ट्रॉमा उसका आज तक नहीं गया। उसको क्लाउन्स बिल्कुल नहीं पसंद। ऑनेस्टली गाइज़, मुझे भी क्लाउन बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगते हैं और उनकी स्माइल मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब क्रीपी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे भी नहीं पसंद। एनीवेज़ गाइज़, ये थी हमारी थर्ड स्टोरी एंड आई होप तुमको ये तीनों स्टोरीज़ पसंद आई हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरीज़ भी मैं यहाँ पे सुनाऊँ, तो अपनी स्टोरीज़ मुझे मेरे ईमेल पे भेजो। मैंने अपना ईमेल अपने चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और मैं यहाँ पे भी अपना ईमेल लिख दूँगी। सो या गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।